हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है 11 दिसंबर 2020 के न्यूज़ टुडे। ठीक है। बीच के कुछ रह गए वो भी साथ के साथ हम कवर करते रहेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहले इसमें न्यूज़ क्या है, जो मनी ट्रांसफ़र के लिए जो आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम, मतलब वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली, इसको क्या है 24/7 के लिए अब लॉन्च कर दिया गया है। अगर पहले इसकी बात करें तो पहले ये कितना था, पहले ये था 7 से 7 AM टू 5 PM तक। ठीक है, इसकी सर्विस टाइमिंग पहले इतनी थी। और बाकी जो एनईएफटी और आईएमपीएस है, ये पूरे 24/7 के लिए पहले भी लॉन्च थे, 365 दिन के लिए। अब इसे भी लॉन्च किया गया है। तो अगर हम देखते हैं कि इसके बारे में थोड़ी बात करें तो ये क्या होता है, जो बड़े अमाउंट होते हैं ना उसकी पेमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो 2 लाख है, 2 लाख रुपये है, जबकि एनईएफटी और आईएमपीएस की वो ₹1 दोनों की है। ठीक है। तो इसके लिए बड़े अमाउंट जो है हम यूज़ करते हैं। तो भारत कुछ देशों में से एक देश बन गया ऐसा काम करने वाला। ठीक है, आरटीजीएस को पूरे 24 घंटे के लिए लागू करने वाला। अब देखिए इसके जो बेनिफिट है वो क्या होंगे आरटीजीएस के। एक तो विस्तारित लचीलापन प्रदान करेगा व्यवसायों को, है ना, कभी भी पेमेंट आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अतिरिक्त निपटान चक्र जो होता है ना, जो पेंडिंग पेमेंट्स पड़ी होती हैं, उसकी भुगतान प्रणालियों को भी आरंभ करने में सक्षम करेगा। ठीक है। इसका उपयोग जो है भारतीय वित्तीय बाज़ारों के परिचालन, जो उसके ऑपरेशंस होते हैं अलग-अलग, और जो क्रॉस बॉर्डर सीमा पार भुगतान जो होता है उसको बढ़ाने के लिए भी इसका जो है यूज़ किया जा सकता है। जो सामान्यतः ऑनलाइन जो है 2 पेमेंट मेथड अलग से भी हैं। एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, और आईएमपीएस क्या है, तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा। ठीक है, इसका हम नॉर्मली यूज़ करते हैं आईएमपीएस का। तो इस एनईएफटी में क्या होता है, जो एक दूसरे से जो बैंकों के धन अंतरण, जो बैंकों का जो वो होता है ना, मनी का ट्रांसफ़र होता है बैंक से बैंक में, उसके लिए एनईएफटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आरटीजीएस क्या होता है, आरटीजीएस हमने ऊपर देखा ही, जो बड़े मूल्य होते हैं। ठीक है, बड़े मूल्यों का जो मनी ट्रांसफ़र, धन अंतरण, अंतरण का मतलब होता है मनी ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके लिए जो है निरंतर और वास्तविक समय में निपटान जो होता है। ठीक है, जो रियल टाइम मॉनिटर होता है ना, उसको भी साथ के साथ ही दिखाता रहता है कि आपका पैसा प्रति सेकंड आपको दिखाता रहेगा कि कितना ट्रांसफ़र होगा, क्या कितने परसेंट हो गया। ठीक है। उसके अलावा जो आईएमपीएस है, ये क्या होता है, ये माध्यम से तत्काल अंतर बैंक सेवा प्रदान करता है। ठीक है। अगर हम इसका देखें, ये सेटलमेंट टाइप, तो कितना होता है, इसका रियल टाइम होता है, ये भी आपको रियल टाइम देता है, ये भी रियल टाइम देता है। पर जो एनईएफटी होता है ना, ये हाफ आवरली बेस्ड होता है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखाएगा, आधे घंटे के अंदर अपडेट देता रहेगा। ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन क्या होता है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, ये सिर्फ ऑनलाइन होता है आईएमपीएस। ठीक है। ये भी आरटीजीएस जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। उसके बाद मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट इसकी 2 लाख है आईएमपीएस की, बाकी नो लिमिट है। ठीक है। सर्विस टाइमिंग अब तीनों की सेम होगी। ठीक है, पहले 5 से 7 थी आरटीजीएस की। उसके बाद इन्वर्ट ट्रांजैक्शन टाइप, कोई पैसा नहीं लगता था। ठीक है, ट्रांजैक्शन चार्ज जो लगता है, इसमें भी कोई पैसा नहीं था। इसमें डिसाइडेड बाय द इंडिविजुअल जो बैंक्स होते थे। उसके बाद इंट्रोड्यूस किसने किया, आरबीआई इसने ये किया, एनईएफटी, आरटीजीएस भी आरबीआई ने किया। उसके बाद आईएमपीएस किसने किया, एनपीसीआई, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा किया गया। ठीक है। तो आईएमपीएस भी आपने देख लिया। ये आरंभ से लेकर अंत तक लेन देन के प्रबंधन, जब तक कि निपटान ना हो जाए, में शामिल लागत के संदर्भ में अन्य भुगतान तंत्रों की तुलना में अत्यधिक चीप होता है। वहनीय मतलब क्या होता है, चीप होता है ये काफ़ी। ठीक है, ये मेथड काफ़ी चीप होता है। जैसे कि चेक वगैरह में आपको जो है एक तो बैंक में जाना पड़ेगा, ये क्या होता है ऑनलाइन हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से ये काफ़ी चीप होता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देखिए जो अभी जम्मू कश्मीर में एक वो बनाया जा रहा है डीडीसी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिला विकास परिषद, जो कि रिप्लेस करेगा किसको, डीबीसी को। ठीक है, डीबीसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, पहले ये था, इसको रिप्लेस करेगा डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, इसके तहत जो है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज 1989 में संशोधन करके कानून पारित किया, जिसके संशोधन का लक्ष्य क्या रहा, डीडीसी की स्थापना करना और 73वें जो संविधान संशोधन के प्रावधान उसमें शामिल करना। ठीक है, इसके तहत जो है डीडीसी जम्मू कश्मीर की एक नई इकाई बन गया है। ठीक है। उसके अलावा जो डीबीसी जो पहले डीडीबी था इसकी अध्यक्षता कौन करता था, कैबिनेट करता था, और सांसद और विधायक जो है एवं विधान परिषद इसके सदस्य होते थे, और जिला उपायुक्त जो होता था इसका सदस्य सचिव होता था। ठीक है, तो मेंबर कौन कौन हुए इसके, कैबिनेट मंत्री और सांसद और विधायक और विधान पार्षद। ठीक है, और इसका सदस्य सचिव उपायुक्त होता था।
नई संरचना में जो डीडीसी है और एक जिला योजना जो डीपीसी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जिला योजना समिति शामिल है। ठीक है, ये डीपीसी जो है इसके अंदर होती है, हर जिले का अलग से डीपीसी बनाया जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले में एक डीडीसी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र समग्र जिले पर विस्तृत होगा, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र इसकी अधिकारिता अंतर्गत नहीं आते, नगर पालिका डीडीसी के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में के लिए एक डीपीसी की स्थापना की गई है और इस जिले के लिए विकास कार्यक्रम के निर्माण, जो भी विकास कार्यक्रम का निर्माण होगा उस पर विचार करेगी और उसको गाइड करेगी, मार्गदर्शन उसको प्रदान करेगी डीडीसी। तो डीडीसी में प्रत्येक जिले में जो है निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो भी उसमें से चुने जाएंगे वो जो है उसमें शामिल होंगे और उन्हीं निर्वाचित में से एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और डीडीसी जिला योजना और पूंजीगत व्यय को तैयार एवं अनुमोदित करेगी। जो भी हमारा पूंजीगत व्यय होगा ना उसको तैयार करेगी, फिर उसका अनुमोदन करेगी। अब इसके अंतर्गत 5 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। ठीक है, तो कौन से एक वित्त के लिए, एक विकास, लोक निर्माण कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं कल्याण, ये 5 डिपार्टमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इससे पूर्व जो है डीबीसी जो जिला न्यायाधीश होता था, जिलाधीश होता था, वो उस योजना को तैयार करता था और डीबीसी उनको मंजूर देती थी और उनके बदलाव कार्य में डीबीसी का ही हाथ रहता था। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो सिंधु गंगा मैदान है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, उसमें जो है एरोसोल की उपस्थिति ने हिमालय के जो गिरिपाद है उसमें उच्च वर्षण की घटनाओं को बढ़ावा दिया, जो मतलब लोअर हिमालय है। ठीक है, उसमें जो उच्च वर्षण को बढ़ावा दिया। कैसे? जो हाल ही में जो है डीएसटी क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, डीएसटी क्या है? जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके द्वारा जो समर्थित संस्थान है, इन्होंने ऐसे स्टडी की है। इस अध्ययन के अनुसार जो एरोसोल है, एरोसोल क्या होता है? जो कार्बन और जो धूल के कण होते हैं ना, जो कार्बन के और धूल के कण होते हैं, ये जब एयर के साथ मिल जाते हैं ना, या फिर अगर बारिश होती तो वाटर के जो कण हैं उनके साथ मिल जाएंगे, तो इनको हम एरोसोल कहते हैं। इनसे क्या हो रहा है, जो हिमालय पर जो है उच्च वर्षण की घटनाओं में तीव्रता आ रही है। ठीक है, एरोसोल होता क्या है? सिंधु गंगा मैदान को विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बनाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है एरोसोल की अति उच्च मात्रा पाई जाती है। जो धूल भरे कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इस एरिया में। ठीक है, इसका अधिकांश क्या होता है? ब्लैक कार्बन और धूल से संबंध होता है, जिससे क्या होता है, जैसे आपका जो वायु राशि है, मान लीजिए अगर अभी हवा बह रही है, ठीक है, इसके साथ मैं धूल के कण और मिला दूँ, ठीक है, या फिर जो ब्लैक कार्बन कह रखा है इसके कण और मिला दूँ, तो क्या होगा, जब ये बहेगी तो इसका प्रेशर तेज़ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर हिमालय आता है और यहाँ से आपकी जो है हवा आ रही है, तो वो क्या होगा, वो नीचे से ऊपर की ओर ज़्यादा बहने में ज़्यादा सक्षम होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर नॉर्मल हवा बह रही है तो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब वायु राशि जब उभरे हुए भूभाग के ऊपर से प्रवाहित होती है, तब वह कम ऊंचाई से उच्च ऊंचाई तक जाने के लिए बाध्य हो जाती है। ठीक है, इस क्रिया को हम पर्वतीय बल कहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कणिकीय उत्सर्जन होता है, जो धूल के कणों का उत्सर्जन होता है, उसमें मेघतंत्र के जो बादलों का जो तंत्र होता है उसके भौतिक और गतिशील गुणों को परावर्तित कर देती है। ठीक है, इसके कारण अत्यधिक प्रदूषित शहरी क्षेत्रों के पर्वतीय आंचलों में, जो उनका जैसे पर्वत होता है ना, इसके जो लोअर पार्ट होंगे, इसमें जो है पवनों के साथ वर्षण की घटनाएं भी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो एरोसोल को गैसीय या नमयुक्त वातावरण में निलंबित द्रविड़ या ठोस कणों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वायुमंडल में ये कण जो है 1.5 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि एरोसोल स्रोत स्थलीय सतह पर स्थित होते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से ही ज़्यादातर निकलते हैं। ठीक है, कुछ एरोसोल पर अभी भी देखे जाते हैं, समताप मंडल में देखे जाते हैं, विशेषकर ज्वालामुखी जो एरोसोल होते हैं अधिक ऊंचाई परतों में प्रसारित हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमने कुछ जो है सुधार भी करे होंगे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एरोसोल के प्राकृतिक स्रोतों में विभंजित लहरों, जो ब्रेकिंग वेव्स होते हैं, से उत्पन्न समुद्री लवण, वायु के माध्यम से सतह से उड़ने वाले खनिज धूल और ज्वालामुखी शामिल हैं। ठीक है, ये इसके स्रोत है। सॉरी, मानव जनित एरोसोल क्या होंगे? इसमें सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बन युक्त एरोसोल, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन दोहन हैं, जैसे कि हम वो कोयला वगैरह जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो दोहन होगा ये भी उसका स्रोत है। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? ये वायुमंडलीय रासायनिक संरचना को प्रभावित कर सकता है, ये दृश्यता को, जो विजिबिलिटी है वो उसको कम कर सकता है, वायु की गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, हृदय और फेफड़ों को, वे मेघ की बूंदों या
जो हिममेघों में बर्फ़ के क्रिस्टल के लिए नाभिक मतलब उनके सेंटर का काम करेगा, है ना, ड्रॉपलेट्स को बड़ा कर सकता है ना। तो बस इतना ही। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देख। अभी जो है एक अध्ययन के अनुसार जो है भारत में 75% से अधिक जिलों में चरम मौसम जो एक्सट्रीम वेदर होता है ना उसकी घटनाओं का हॉटस्पॉट विद्यमान है। ठीक है, ये पहले प्रथम अवसर है जब किसी अध्ययन में जो एक्सट्रीम वेदर है, जो चरम मौसम है, उसकी घटना वाले हॉटस्पॉट का मानचित्रण किया गया है। ठीक है, तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल जो है संस्थान है जिसने किया है, CEEW, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, इसके द्वारा ये अध्ययन किया गया है। इसके मुख्य निर्देश क्या है, निष्कर्ष क्या है, भारत के 75% से अधिक जो जिले हैं जिसमें कि बाढ़, सूखा, चक्रवात, गर्मी, शीतलहर जैसी चरम जलवायु घटनाओं के हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, और उल्लेखनीय क्या है कि ऐसे इन जिलों में जो है 638 मिलियन से अधिक जो है लोग रहते हैं। ठीक है, 638 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। और इसमें क्या देखा गया है, इन दशकों में चरम मौसम की घटनाओं में आवृत्ति मतलब जो रिपीटेशन होती है, बार बार आना, उसकी तीव्रता, अप्रत्याशितता में वृद्धि हुई है। ठीक है, देश के जो 40% से अधिक जिले हैं वो चरम जलवायु घटनाओं के प्रारूप के रूप में परिवर्तन हुआ है। उदाहरणार्थ जो वो थे ना बाढ़ प्रवण क्षेत्र, मतलब जो फ्लड प्रोन एरिया थे, वो सूखा प्रवण क्षेत्रों में, जो सूखे में बाढ़ वाले क्षेत्र वो सूखे में कन्वर्ट हो गए, सूखे वाले बाढ़ में बदलते जा रहे हैं। ठीक है, विगत 100 सालों में सिर्फ 0.6 डिग्री जो है सेल्सियस में तापमान में वृद्धि हुई है और इसके परिणाम स्वरूप ये वर्तमान विनाशकारी जलवायु घटनाएं आई हैं। भारत जो है विश्व की बाढ़ राजधानी के रूप में पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है, अभी आपने हाल में देखा होगा मैक्सिमम जैसे बिहार है वहाँ पे जो कोसी नदी है उससे बाढ़ आती है ना, और उसके अलावा चक्रवात, तूफान ये तो आते ही रहते हैं कोस्टल एरियाज़ में। हालांकि मानसून के दौरान वर्षा के दिनों की संख्या में कमी हुई है। ठीक है, वर्षा के सिर्फ दिन कम हुआ है पर उसकी जो जो कैपेसिटी है, जो बारिश होती है पर डे, वो ज़्यादा हो गई है। परंतु एक दिवसीय जो चरम वर्षा होती है उसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। इसके कारण बाढ़ की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, बाढ़ की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। दिनों में कमी हुई है पर उसकी जो चरम वर्षा होती है उसमें कमी हुई है। जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कम हो गया। तो विगत दशक में भारत के 8 सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिले में 6 जिले सिर्फ असम में ही हैं। ठीक है, विगत एक दशक में चक्रवातों से प्रभावित हुए सभी हॉटस्पॉट वाले जिले पूर्वी तट पर है। ठीक है, जितना भारत का पूर्वी तट है ना, इस साइड सारे मैक्सिमम जिले हैं। ठीक है, उसके बाद जो छोटी मोटी न्यूज़ है वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो पहली न्यूज़ क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, NHRC। अब इसके बारे में बार बार कहता हूँ कि इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं आप उसको अलग से कॉपी में लिख लीजिए, है ना। बार बार एक तो आपको गूगल से जो है तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो हाल ही में जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। NHRC जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 1993 में स्थापित एक सांविधिक निकाय है, मतलब जो कानून के द्वारा पास किया गया हो, बनाया गया हो। ठीक है, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसमें जो है NHRC में अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए जो है राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष भी पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। ठीक है, तो 2019 में जो है NHRC और जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष दिव्यांग तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त को भी अन्य पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2020 पर प्रारूप कैबिनेट नोट। देखिए, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जब भी किसी सामान को ट्रैवल करवाते हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे, तो उससे पहले जो भी इसके स्टोर करेंगे, हम इसे पैक करेंगे, पैकिंग पे जो खर्चा आएगा, है ना, उसके अलावा भी अगर स्टोर करने में भी ज़्यादा खर्चा आ रहा है तो ये सब अमाउंट जो है लॉजिस्टिक में देखा जाता है। तो इस अमाउंट में जो है भारत का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए अब जो है नीति तैयार की गई है। इस नीति का लक्ष्य क्या है, आगामी 5 वर्षों में लॉजिस्टिक लागत को 5% तक कम करना है। ठीक है, वर्तमान में 14% है जो लॉजिस्टिक लागत है भारत की, जबकि जापान की 11, अमेरिका की 9 से 10 की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक है। तो वर्ष 2018 में जो वर्ल्ड बैंक है उसने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 44वें स्थान पर रखा था। ठीक है, अन्य प्रस्तावों में शामिल जो है
पैकेजिंग, जो रैंकिंग है, भौतिक जो फिजिकल घटक होंगे और सेवाओं का मानकीकरण करना तथा विभिन्न लॉजिस्टिक संरचनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक डैशबोर्ड की स्थापना करना। ठीक है, इसके अलावा एडीबी, देखिए ये भी ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आ ही जाएगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी नोट्स बना के लिख लीजिए। एडीबी ने भारत का जो जीडीपी है उसमें 8% होने की जो संशोधित अनुमान लगाया, जबकि पहले वो 9% कह रहा था। अब कह रहा है कि वो 8% तक जो है इसका जीडीपी ग्रो करेगा। ये निष्कर्ष एडीबी द्वारा जारी एशियाई एशियाई विकास परिदृश्य नामक रिपोर्ट में जारी किए गए। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक इसके द्वारा इसमें जारी किए गए। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत में जो पर्यावरणीय रूप से सतत विकास है ना, उसके माध्यम से निर्धनता को उन्मूलन, मतलब उसको निर्धनता को कम करना है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। इसके 5 शेयर धारक हैं, वो है जापान 15.6%, यूएसए भी 15.6, चाइना 6.4, भारत 6.3, ऑस्ट्रेलिया 5.8। ये 5 प्रमुख वो हैं शेयर धारक। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना। इसमें क्या, जैसे कि मान लीजिए ये जो मेनली है जो जो काम करने जाते हैं ना दूसरे, उसमें प्रवासी जो कामगार होते हैं उनके लिए किया जा रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए बिहार से कोई दिल्ली में आ रहा है जॉब करने के लिए, तो क्या होगा, अगर उसके पास एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू हो जाएगा तो वो यहाँ से यहाँ पे जो राशन यहाँ पे लेता था ना, वो यहाँ पे भी ले सकता है। ठीक है, तो 9 राज्यों ने ONO-RC, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लिए सुधार पूर्ण कर लिए हैं। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश शामिल है। ONO-RC योजना के अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट जो सिस्टम है उसके केंद्र से अनाज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी सुविधा भी प्रदान की गई है। ठीक है, यह योजना प्रवासी श्रमिकों को विशेष रूप से लक्षित करती है। इसमें लाभार्थियों को स्वतंत्रता में वृद्धि होगी क्योंकि उन पर एक पीडीएस दुकान की बाध्यता नहीं रहेगी। ठीक है, इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू किया गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, कोविन। ये क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको जब वो लगाएंगे तो उसके लिए इसे डेवलप किया गया है। इसके लिए वास्तविक समय निगरानी, डेटा अभिलेख, लोगों को टीकाकरण के लिए स्वयं को पंजीकृत कराने के सक्षम बनाने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका उपयोग वैक्सीन डेटा अभिलेखन के लिए भी किया जाएगा तथा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक डाटाबेस होगा इसमें। ठीक है, कोविन ऐप में 5 मॉड्यूल होंगे। प्रशासक मॉड्यूल होगा एक तो, ठीक है, एक पंजीकृत, एक टीकाकरण, लाभार्थी जो इसका उठाएंगे लाभ, और रिपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद जनजातीय छात्रों के लिए प्री मैट्रिक जो छात्रवृत्ति योजना है, ये 9th 10th क्लास के जो बच्चे होंगे ना, उनके लिए जो ST के होंगे, अनुसूचित जनजाति के, उन छात्रों के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा ये योजना तैयार की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है, ST बच्चों के माता पिता का समर्थन करना ताकि स्कूल छोड़ने की घटनाएं कम से कम हो। पूर्व मैट्रिक चरण में ST बच्चों की भागीदारी में सुधार लाना। उसके बाद सोन नदी, हाल ही में जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने सोन नदी पर कोइलवर पुल, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने। ठीक है, सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार के निकट से निकलती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कहाँ पे? एक तो सबसे पहले MP में निकलती है, और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। उत्तरी कोयल, ठीक है, रिहंद और उत्तरी कोयल, ये गंगा नदी की एक सहायक नदी भी है। यह कैमूर श्रेणी से होकर गुजरती है। ठीक है, जो विंध्य श्रेणी के पूर्व भाग में है, कैमूर श्रेणी। ठीक है, इस टाइप की भी आप जो है आपको अलग से तो नहीं, वैसे इसे पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि आप जब वो पढ़ेंगे 11th क्लास की ज्योग्राफी की NCERT, तो उसमें ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए आज का बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, हैव ए नाइस डे।